कुछ सामान खरीदोगे, कुछ बेचोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें करोगे ना, मतलब आपका निवेश कितने का लगाया, लेकिन आपका टर्नओवर कितने का, आपका खरीद बिक्री कितने का है। आप मतलब जैसे किसी से सामान ले, एडवांस में भी तो सामान लेते हैं लोग कि हाँ आप हमारा बिक जाएगा तो हम आपको बाद में पे कर देंगे, या आप उधार लेकर के फिर और भी कुछ उसमें बढ़ाते रहते हो, फिर जो आपका मुनाफा होता है, मिला जुला के मतलब एक साल में आपने कितने का टर्नओवर किया, निवेश कितने का किया, 1 करोड़ का, और फिर आपका पूरे साल में टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ कि नहीं हुआ, बाकी समझ में आया ना। उसमें लेन देन सब कुछ आ जाएगा आपका। और मैंने आपसे कहा था कुछ पेड कराने के लिए देखे हैं, कौन बताएंगे आप कैसे? क्लास स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट करिए मैम। रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस मैम, हो रहा है तब ठीक है। चलिए तो बताइए IPO FPO क्या है? IPO जो है मैम, उसको पहली बार मतलब शेयर जारी करता है जनता को, कोई भी कंपनी अपना शेयर पहली बार जारी करता है। और FPO है वो मतलब पहले से ही सूचीबद्ध होता है और वो अपना शेयर मतलब अत्यधिक पूंजी के लिए वो अपना शेयर आम जनता के लिए जारी करता है। उसे FPO पहले से कौन जारी करेगा? इसको हाँ कंपनी कंपनी। वही बताइए कि कोई कंपनी जब आंतरिक बाजार से पैसा कलेक्ट करने के लिए पहली बार शेयर जारी करता है तो वो क्या जाता है? IPO कहते हैं। और दूसरा FPO में क्या होगा? मैम पहले से ही सूचीबद्ध कोई कंपनी है और वो अत्यधिक पूंजी के लिए अपना शेयर जारी करता है तो वो दोबारा जारी करता है। वो पहले से मार्केट में है और पूंजी अत्यधिक जुटाने के लिए वो दोबारा शेयर जारी करता है। मतलब वो पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए जो और ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा तो दोनों ही कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे माना क्या है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो कंपनी, ठीक ना। तब वो क्या कहलाएगा आपका? FPO कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छा है, आप लोग देखकर आए हैं। और महारत्न कंपनियों के नाम याद करके आए हैं? यस मैम, बताएंगे? बताएं मैम। यस गेल मैम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओके और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ONGC ऑयल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और NTPC नेशनल पेट्रोल पावर, मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक ठीक, नेशनल ताप विद्युत निगम, और 7 हो गए, 8 हो गए। चलिए CIL कोल इंडिया लिमिटेड, बस 5 रह गया, 5 रह गया। कोई बात नहीं बेटी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, कम से कम 9 कंपनियों के नाम आपको याद हो गए। एक बार आप देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। 14वां कौन सा है? महारत्न कंपनी, मैंने कहा था देख लीजिएगा। 14वां महारत्न कंपनी कौन सी है? लगा ये चीज़ स्किप कर गए आप लोगों के माइंड से, नहीं देखते। मैंने कहा था ना एक और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, 13 लिखवाया था, मैंने कहा था 14वां नोट कर लीजिएगा, देखिए भूल गया, कोई बात नहीं, इसको फिर से नोट करके आइएगा। 14वें नंबर का कौन सा है? और बताएं महारत्न कंपनी बनने के लिए किसी भी कंपनी को कौन कौन से मानक पूरा करने होते हैं? मैम वो नवरत्न का दर्जा उसे प्राप्त हो, बिल्कुल मैम उस पिछले 3 वर्षों में उसका सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक, 25,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। ओके। और पिछले 3 वर्षों में उसकी मैम सालाना
उसकी परिसंपत्ति 15,000 करोड़ या उससे अधिक हो सकता है। और मैम उसका पिछले 3 वर्षों में उसकी सालाना उसका लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो तो वह और मैम वैश्विक स्तर पे वह कंपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। ये सारे मानक अगर पूरा करा और इसके अलावा शेयर बाजार में रजिस्टर्ड भारतीय शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हो। अगर इतने मानक पूरा कर रहा है तो कंपनी क्या कंपनी हो गई? महारत्न कंपनी हो गई। इसमें फिलहाल 13 महारत्न कंपनियां नहीं है। अच्छा, अभी तो करंट में चल रहा था कि कोई 14 नंबर का हुआ है। कोई नहीं, आप उसको देखिएगा, नहीं होगा तो फिर 13 ही सही जो मैंने आपको नोट कराया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आप लोगों ने पढ़े थे। सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितना हजार मतलब कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कितने करोड़ का? मैम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ उसका विनिवेश। और मध्यम के लिए 5 करोड़ का उसका निवेश और 50 करोड़ का विनिवेश। और ये लघु का बताया बेटे आपने? मैम आप मध्यम को हाँ, मध्यम 50 करोड़ का उसका निवेश और 250 करोड़ का विनिवेश। हाँ, विनिवेश नहीं बेटी, टर्नओवर। विनिवेश मतलब पैसा ले लेना वापस, निवेश मतलब लगाना, विनिवेश मतलब वापस प्राप्त करना। टर्नओवर कारोबार उसका कितने का साल में। मैम उसमें लाभ वगैरह सब कुछ आ जाता है। हाँ बेटी, टर्नओवर मतलब ओवरऑल आपने कितने की खरीद बिक्री की, कितने का आपने काम किया, कितने का लेन देन किया, सब कुछ उसी में आ जाएगा। टर्नओवर मतलब सब कुछ। अब आपने क्या लिखा है? उसका जो निवेश है एक साल में वो कितना होना चाहिए और एक साल में टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका, ठीक ना। और महारत्न कंपनी में पिछले 3 वर्षों का लिया जा रहा था। पिछले 3 वर्षों का उसका कितने का उसने कार्यकाल किया है, कितना उसने शुद्ध लागत प्राप्त किया, 3 वर्षों में उसने हर वर्ष कितने का काम किया, कितना शुद्ध कमाया है, ये था। और इसके अलावा आपने पढ़ा था 8 मूलभूत उद्योग जिसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं। बता सकते हैं कोर इंडस्ट्री में वो 8 कौन से हैं? कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, विद्युत और उर्वरक, सीमेंट और पेट्रोलियम परिशोधन इस्पात, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद। टोटल कितने हैं? 8 टोटल 8 हैं जो कि आपने बताया ही। इसमें सबसे ज़्यादा जो भारांश है किसे मिला है? रिफाइनरी और सबसे कम उर्वरक। टोटल कितना भारांश ये 8 कोर इंडस्ट्री अपना योगदान देते हैं? 40.3% का भारांश ये लोग अपना देते हैं ओवरऑल में। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। हाँ, 2006 में 38 समथिंग था और उस समय जो सबसे ज़्यादा भारांश था वो विद्युत को दिया गया था और सबसे कम दिया गया था उर्वरक। इसके अलावा क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? विशेष आर्थिक क्षेत्र पढ़ा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला गुजरात को घोषित किया गया। कब? 1965 में घोषित किया गया था। क्या विशेषता है इस जोन का? इसमें मैम जो आर्थिक कानून होता है उसमें और लचीला होता है। हाँ, देश के अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा यहाँ पे आर्थिक कानून लचीला होता है। और इसके अलावा और कुछ? यहाँ पे आधारभूत संरचना का बाकी क्षेत्रों के अपेक्षा विकास हुआ रहता है, उनको सुविधा देने के लिए। साथ ही आयात निर्यात जो शुल्क होता है वो अन्य देश मतलब क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे रोजगार सृजन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारे क्या है डेफिनेशन है इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। इसके अलावा आपको बताना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देना और संरचना का विकास करना और निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना और
5 से 6 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी और बहुत आसान भी है बेटी, रटना नहीं है। आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ जब उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा, आयात निर्यात अपने आप बढ़ जाएगा और उसकी होगा और फिर अवसंरचना का विकास आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अतिरिक्त गतिविधियों का सृजन भी होगा तब यहाँ पर। इन क्षेत्रों में आपका परिवहन भी अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए, मजदूर भी अच्छे होने चाहिए, लागत भी अच्छी होनी चाहिए, सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। ये सब विदित है, थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? छोटा होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी कानूनी जो पकड़ होती है बाकी क्षेत्रों के पीछे, यहाँ थोड़ा सा नरम होता है, लचीला होता है। विनिवेश क्या है? विनिवेश में जो सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र का एक छोटा सा भाग निजी क्षेत्र या आम जनता को देता है या विक्रय करता है अपनी हिस्सेदारी 5% से लेकर 49% तक खर्च करता है। हाँ, यानी कि आपका जो विनिवेश होता है, विनिवेश का मतलब कि जो सार्वजनिक या जो सरकारी उपक्रम है उसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है उसे सरकार जब वापस प्राप्त करती है उसे निजी क्षेत्र को या आम जनता को बेच करके तब उसी को क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। और विनिवेश कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा? सांकेतिक विनिवेश, सामरिक विनिवेश। हाँ, सांकेतिक विनिवेश क्या है बाबू आप बताएं? सांकेतिक विनिवेश कल थे आप क्लास में, याद है क्या है सांकेतिक विनिवेश? 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 49%, 5 से लेकर के 49% तक जब अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचती है या प्राप्त करती है वापस, तब इसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक विनिवेश, जिसमें सरकार का प्रभुत्व उस संस्थान पर बना रहता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी भी 50% से ज़्यादा का योगदान उसमें उनका है। और सामरिक में क्या होता है, अपना जो ज़्यादातर हिस्सेदारी है सरकार जब बेच देती है, उसका निजीकरण कर देती है, तब इसी को सामरिक विनिवेश कहा जाता है। पहले सरकार ज़्यादातर सांकेतिक विनिवेश करती थी, लेकिन अब क्या कर रही है, सामरिक विनिवेश ज़्यादा कर रही है। विनिवेश के लाभ बता सकते हैं, क्या फायदे होते हैं विनिवेश से? लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होता है, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा चूज करने का। गलत ट्रैक पे चले गए आप। विनिवेश के फायदे, सरकार को पूंजी प्राप्त करने का एक साधन होता है। वेरी गुड। और उससे मैम सरकार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और कुछ विनिवेश से मैम जो उनको पूंजी प्राप्त होता है उससे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करती है, जैसे सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा सही है। इससे सरकार का जो प्रशासनिक खर्चा है वो कम होता है। इसके अलावा रोजगार मतलब नई नई चीज़ों का वो निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। सरकार का जो बर्डन है वो कम हो सकता है, निजी हाथों में देने से फिर और भी ज़्यादा गुणवत्तायुक्त चीज़ों का निर्माण हो सकता है। और कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे लाभ बताए थे मैंने ना उससे सरकार को। और हानियाँ क्या होंगी? हानियाँ तो आप लोग आम जीवन से जुड़ी है तो बता सकते हैं। विनिवेश से हानियाँ मैम जैसे निजीकरण करने से कंपनियों का, तो मैम वो अपना खुद का लाभ पहले देखती हैं, उसके बाद मैम लोगों का फ़ायदा सोचती हैं। और हम सरकारी रहता है तो मैम वो लोगों का पहले फ़ायदा देखती हैं, उसके बाद खुद का लाभ रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और निजी हाथों में जाएगा तो मांग और मतलब जो है सप्लाई के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करेंगे, आम जनता की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखेंगे, इससे वस्तुएं सेवाएं महंगी हो सकती और हैं। हम निजीकरण करने से मैम मशीनरी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इससे लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, खत्म हो सकता है, लोगों को रोजगार की समस्या हो सकती है, छटनी कर सकते हैं वो लोग। और फिर नुकसान था क्योंकि ऐसी जो निजी मतलब जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं, आधारभूत चीज़ों को, जरूरतों को ध्यान में रख के वस्तुओं को बनाती हैं।
जो आम जनता की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब वो निजी हाथों में जाएगा तब वो ऐसी चीज़ों को ध्यान दिए बिना अपने फायदे के लिए ज़्यादातर फायदा ध्यान में रखकर उत्पादन करेंगे, जिससे ऐसी वस्तु की कमी होगी तो वस्तु में क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक होता है। याद है ना ये सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय निवेश कोष 2005 में। 2005 में बोल रहे हैं, बताएं। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना किसने की गई? और 2013-14। और इसमें कहाँ से पैसा आता है? राष्ट्रीय निवेश कोष में पैसा कहाँ से आता है? कौन सा पैसा रखा जाता है इसमें? अभी कल ही पढ़ाया है। हाँ, जो सरकार भी निवेश करती है उससे जो पैसा आता है उसको राष्ट्रीय निवेश कोष में रखती है, वो संचित निधि में नहीं जाता है। और उसका जो राष्ट्रीय निवेश कोष है उसका 75% सरकार किस क्षेत्र में निवेश करने की बात करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे 75% खर्चा करने की बात करती है। और बच्चे में 25% कहाँ खर्चा करने की बात करती है गवर्नमेंट? पुरानी जो उत्पादन योग्य सरकारी सार्वजनिक इकाइयां हैं जिन्हें पुनरुद्धार की आवश्यकता है, ऐसी इकाइयों पे इन्वेस्ट करने की बात करती है ना। कल ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आएंगे। औद्योगिक अस्वस्थता मतलब समझते हैं? घाटे में चल रहा है। हाँ, घाटे में चल रहा हो, उसकी शुद्ध परिसंपत्तियाँ खत्म हो चुकी हो, और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो लोग जो पैसे का डिमांड करें और उसे जो मालिक है जो धंधे का वो वापस ना कर पाए और कोई संतोषजनक उत्तर भी ना दे सके इस बारे में, तो इसका मतलब वो क्या है? और रुग्ण औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे उद्योगों के बारे में जो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे बताइए आपके यूपी का नहीं है, सहारनपुर, ये कौन सी चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ, नक्काशी और खुर्जा। खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कोयम्बटूर, कल तो आप बताएंगे और आज वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र। इसके अलावा और क्या क्या कुछ याद है? आंवला किसमें प्रसिद्ध है? आंवला बहुत इंपॉर्टेंट लेबर उर्वरक है। और मोदी नगर में भी सूती वस्त्र। हाँ बेटी, रबड़, बहुत अच्छी। और आपका नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा खुर्जा, ब्लैक पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, पीलीभीत, काष्ठ पादुका। ये सब याद करके रखें, एग्जाम में सारे आए हुए हैं। नलवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध था? असम का में बांस के उद्योग, बांस के। टीकागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल के लिए नहीं होगी, पश्चिम बंगाल जूट के उद्योग, जूट से निर्मित वस्तुएं। यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर, कागज, बहुत अच्छे। पनकी उर्वरक, पनकी आंवला उर्वरक, ठीक है। जामनगर पेट्रोकेमिकल्स, कांचीपुरम साड़ियाँ, चंदेरी में भी साड़ियाँ पारंपरिक चंदेरी। सूरत कैसे वस्त्र उद्योग और वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है ये, बिल्कुल। बरेली, ये सब तो आसान है, बता देंगे।
बरेली याद है ना, भदोही, बरेली, बाराबंकी, एल्युमिनियम याद करके रखिए। फूड में मिलाने के लिए आता है, खास करके वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो आपका यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया था ना, इन जिलों से ये उत्पाद लिए गए हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा था एक दीर्घकालिक पूंजी या स्थिर पूंजी और एक कार्यशील पूंजी या अल्पकालिक पूंजी। तो अल्पकालिक पूंजी या आपका जो कार्यशील पूंजी है, इसका क्या तात्पर्य है? या दीर्घकालिक या स्थिर पूंजी भी बता सकते हैं। मशीनरीज हो गई, ये आपके क्या हो गए? स्थिर पूंजी। इसमें दीर्घकाल के लिए पैसे की जरूरत होती है, दीर्घकालिक इसमें ऋण लिए जाते हैं, दीर्घकालिक इसमें इन्वेस्टमेंट लिए जाते हैं। तो कैसे हो गए दीर्घकालिक। और अल्पकालिक में और कार्यशील में दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, साथ ही कच्चे माल की जरूरतें, मेहनत मजदूरी, लेबर और इन सब की पूर्ति के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो आपके क्या हो गए? कार्यशील और अल्पकालिक। आंतरिक बाजार से जो पैसा लिया जाता है, उसमें मैंने आप लोगों को एक और पढ़ा था अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी अस्थायी पूंजी जुटाने के लिए मैम लिया जाता है उसको। हाँ, इसमें एफपीओ और आईपीओ दोनों शामिल होते हैं। एफपीओ आईपीओ याद रखिएगा, एग्जाम में आया। एफपीओ क्या है, आईपीओ क्या है? आंतरिक बाजार से जब उद्योग धंधे अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं, एफपीओ और आईपीओ। अंतर अभी तो आप लोगों को डिस्कस किया। आईपीओ पहली बार जारी किया जाता है कंपनियों के द्वारा शेयर, जिसके तहत कंपनियां पैसे प्राप्त करती हैं। और जो एफपीओ होता है, ये केवल रजिस्टर्ड कंपनियों के द्वारा ही पैसे की जो जरूरत होती है तब वो जारी किया जाता है। ये शेयर, आईपीओ और एफपीओ। आप रीडिंग कर लीजिएगा। ऋण पत्र, आंतरिक स्रोत में आपने अंश पूंजी लिखी है। दूसरा है ऋण पत्र, जिसे कहते हैं डिवेंचर। ऋण पत्र कभी कभी हिंदी शब्द ना लेके देगा शेयर, डिवेंचर, आप लोग अक्सर लिखे होंगे ये बॉन्ड्स। तो डिवेंचर मतलब ऋण पत्र जो उद्योग धंधों के द्वारा जारी किया जाता है। ऋण पत्र को इंग्लिश में लिखिएगा डिवेंचर। कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्र कर सकती है। कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्र कर सकती है। ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्र कर सकती है। ऋण पत्रों में जोखिम की मात्रा कम होती है। हाईलाइट कर लीजिएगा ये। ऋण पत्रों में जोखिम की मात्रा कम होती है। ऋण पत्र बस इतना ही कि जोखिम की मात्रा कम होती है। ये पूछा जाता है कि ऋण पत्र या आपका जो डिवेंचर है ये क्या है। तो ऋण पत्र शब्द आए या डिवेंचर शब्द आए एक ही बात है, और ये किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए ऋण प्राप्त करने के लिए, और ये क्या होता है, जोखिम युक्त नहीं होता। इसमें जोखिम नहीं होता क्योंकि ये आप किसी कंपनी के द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र या डिवेंचर पर जो पैसे देंगे तो फिर वो आपको समय के अकॉर्डिंग जैसा उसमें होगा आपको प्रॉफिट के साथ वो लौटा देंगे। लेकिन जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाते हैं तब वहाँ डूबने के चांसेस रहते हैं, फायदे के भी रहते हैं, फायदा नुकसान दोनों के रहते हैं। लेकिन ऋण पत्र या डिवेंचर में नुकसान की समस्या नहीं रहती है। तो शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, प्रतिभूति पत्र जिसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, ये सब क्या है, पैसा कलेक्ट करने के तरीके हैं। लेकिन प्रतिभूति पत्र केवल सरकार जारी करती है। सारी चीजें पढ़ा चुके हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ का पुनर्निवेश। लाभ का पुनर्निवेश ऋण पत्र के बाद नेक्स्ट जो है वो है लाभ का पुनर्निवेश।
पुनर्निवेश। निजी क्षेत्र लाभ का पुनर्निवेश के माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकता है। निजी क्षेत्र लाभ का पुनर्निवेश के माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकता है। लाभ का पुनर्निवेश माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकता है। कंपनी अपने लाभों की एक हिस्से को उसके अंशधारियों में वितरित ना करके अपने लाभों के एक हिस्से को उसके अंशधारियों में वितरित ना करके उसे उद्योग के विस्तार हेतु उद्योगों में ही निवेशित कर सकती है। उसे उद्योग के विस्तार हेतु उद्योगों में ही निवेशित कर सकती है। यानी ये भी एक तरीका हो सकता है पैसा प्राप्त करने का कि कंपनी को जो लाभ हुआ वो प्रॉफिट का पूरा जो अमाउंट है वो अंशधारियों में ना बांट करके कुछ हिस्सा बचाए और उसको पुनर्निवेश करें। जब दोबारा से निवेश होगा तो फिर से वहाँ से प्रॉफिट आएगा और इस तरह से कंपनी का जो जरूरत है वो भी पूरा होता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए बाह्य स्रोत। ये तो आंतरिक स्रोत थे, अब दूसरा है बाह्य स्रोत। उद्योगों की कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक आवश्यकताओं। उद्योगों की कार्यशील पूंजी बाह्य स्रोत में, एक मिनट, बाह्य स्रोत में आप हेडिंग कर लीजिएगा व्यापारिक बैंक, तब लिखिएगा बाह्य स्रोत में व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। अब इसमें लिखिएगा व्यापारिक बैंक में उद्योगों की कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी उपलब्ध कराने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हेडिंग सार्वजनिक जमाएं, पब्लिक डिपॉजिट्स। सार्वजनिक जमाएं, ये सब बाह्य स्रोत हैं पैसे प्राप्त करने की उद्योग धंधों के लिए। सार्वजनिक जमाएं, पब्लिक डिपॉजिट्स भारतीय औद्योगिक कंपनियों द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की भारतीय औद्योगिक कंपनियों द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की जमाएं स्वीकार की जाती हैं। हेडिंग कीजिएगा जोखिम पूंजी। तो आपने आंतरिक में पढ़ा
क्या क्या, एक तो अंश पूंजी और दूसरा ऋण पत्र या डिवेंचर, और बाह्य स्रोत में व्यापारिक बैंक और सार्वजनिक जमाएं। ये बात समझ में आया। तो अंश पूंजी तो समझ में आ ही गया था, ऋण पत्र आपको समझा ही दिया। बाह्य स्रोतों में सबसे ज्यादा जो ऋण उपलब्ध कराते हैं वो कौन कराते हैं, आपके वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक इनको पैसे उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ये जमाएं में सब क्या करते हैं, जैसे बैंक के पास आप पैसा जमा करते हैं, समय पूरा होने पर आप उस पर कुछ अतिरिक्त ऋण के साथ मतलब अतिरिक्त ब्याज के साथ आपको मिल जाता है, और उस पैसे का बैंक लोग दूसरी जगह क्या करते हैं, निवेश करते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, जो आपके उद्योग धंधे हैं ये भी उस पैसे का निवेश करेंगे, बाद में आपको उस पर कुछ प्रॉफिट के साथ आपको लौटा देंगे। तो ये क्या हो गए, बाह्य स्रोत जहाँ से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब एक आपका जोखिम पूंजी, आईएएस में क्वेश्चन आया है, जोखिम पूंजी क्या है, ठीक ना। जोखिम पूंजी इसमें इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। अगर कभी जोखिम पूंजी की जगह कुछ और ले लें, वेंचर कैपिटल क्या है, तो वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल लिख दें क्या, ठीक है, VENTURE, वेंचर कैपिटल, कैपिटल CAPITAL, वेंचर कैपिटल जोखिम पूंजी को कहते हैं, याद रखें, नोट कीजिएगा। लघु और मध्यम आकार की फर्मों ऑब्लिक उद्योगों, लघु और मध्यम आकार की फर्मों ऑब्लिक उद्योगों, मध्यम आकार की फर्मों ऑब्लिक उद्योगों, कॉमा नई स्टार्टअप एवं कंपनियों के लिए, नई स्टार्टअप एवं कंपनियों के लिए, सामान्यतया व्यवसाय को शुरू करने, नए स्टार्टअप एवं कंपनियों के लिए सामान्यतया व्यवसाय को शुरू करने, सामान्यतया व्यवसाय को शुरू करने और व्यवसाय को विस्तार देने के लिए, और व्यवसाय को विस्तार देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी, प्रयुक्त की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी जिसमें सामान्यतया जोखिम विद्यमान रहता है, जिसमें सामान्यतया जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहलाता है, जिसमें सामान्यतया जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहलाता है। इस प्रकार के नए स्टार्टअप एवं कंपनियों की शुरुआत में, इस प्रकार की नई स्टार्टअप एवं कंपनियों की शुरुआत में, इस प्रकार की नई स्टार्टअप एवं कंपनियों की शुरुआत में ही लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है, लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है। जोखिम पूंजी उद्योगों को प्रारंभ करने, जोखिम पूंजी उद्योगों को प्रारंभ करने एवं विस्तार देने के लिए, प्रारंभ करने एवं विस्तार देने के लिए दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी होते हैं। प्रारंभ करने एवं विस्तार करने के लिए या देने के लिए
दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी होते हैं। ये बात समझ में आया? यानी जोखिम पूंजी का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू में शुरुआत करती है या उसका विस्तार करना चाहती है, उसके लिए जो पूंजी लगाई जाती है जिसमें लाभ होने की संभावनाएं भी नहीं रहती हैं कि हमें लाभ होगा, ये निश्चित नहीं रहता कि हमें लाभ ही होगा, हानि भी हो सकती है आपको, या हानि होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसी पूंजी को क्या कहते हैं? जोखिम पूंजी कहते हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग, उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन। उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन। उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन। उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम इत्यादि। राज्य औद्योगिक विकास निगम इत्यादि ETC। ये कैसे संस्था हो गई आपकी? उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन कौन कौन कर सकता है? भारतीय औद्योगिक राज्य निगम, राज्य औद्योगिक विकास बैंक और राज्य औद्योगिक विकास निगम इत्यादि। बिल्कुल, आप हेडिंग करिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना वगैरह पूछा गया है पूर्व में भी और ऐसे भी इंडिविजुअल भी। भारतीय नहीं, इसको छोड़िएगा, पहले हेडिंग कीजिएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। फिर इम्पॉर्टेंट, इसका इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश इसका लिखिएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
क्या हो गया, सिडबी, शॉर्ट फॉर्म सिडबी। ये आता है कि स्थापना कब हुई थी, फुल फॉर्म भी आया है सिडबी का, नोट कीजिएगा। इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी, भारतीय लघु और उद्योग विकास बैंक ब्रैकेट में सिडबी की स्थापना, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ब्रैकेट में MSME ब्रैकेट बंद, क्षेत्र के, फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ब्रैकेट में सिडबी ब्रैकेट बंद की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ब्रैकेट में MSME ब्रैकेट बंद, क्षेत्र के संवर्धन कॉमा वित्त पोषण, क्षेत्र के संवर्धन कॉमा वित्त पोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज, इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय के लिए 2 अप्रैल 1990 को, समन्वय के लिए 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। अगर क्वेश्चन आए MSMEs को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था कौन सी है, तो क्या उत्तर देंगे आप लोग? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। हाँ, नाम भी देखिए लिखा है ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगम, यानी कि सिडबी। ओके, आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या बेटे? हाँ, क्योंकि ये संविधान के द्वारा कानून बना करके किया गया है ना, इसीलिए इसको सांविधिक निकाय कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सिडबी के कारोबार का दायरा, सिडबी के कारोबार का दायरा MSMEs है। सिडबी के कारोबार का दायरा MSMEs है। दायरा MSMEs हैं। हाँ, कर सकते हैं कि दायरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। अब हेडिंग कीजिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसका इंग्लिश में लिखिएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
हिंदी में है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, और इंग्लिश में है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात समझ में आ गया? अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? IFCI। IFCIL। और ज्यादातर क्या दिया रहेगा आपका? IFCI। तो ये भी पूछ सकता है, कभी कभी आता है ना, फुल फॉर्म नहीं दिया रहेगा, SED भी दिया रहेगा, IFCI दिया रहेगा, SBI दिया रहेगा, इस तरह से पूछेगा। इनका स्थापना वर्ष बताइए कूट की सहायता से, या बोलेगा इनको क्रम में लगाइए, तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब ये क्रम में बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको याद है कि कौन सा कब स्थापित हुआ था, तो आप क्रम भी कर लेंगे, आप कूट भी कर लेंगे, और आप इंडिविजुअल आएगा तो आप वो भी कर लेंगे, तो इसलिए याद होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा इसमें। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 1948 को 1 अप्रैल 1948 को IFCI की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। भारतीय वित्त निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य, या IFCI का मुख्य उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए हाईलाइट कीजिएगा, दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है। दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है। दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक साख मतलब ऋण की, पैसे की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट हेडिंग, राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1 अप्रैल 2 अप्रैल 1990। और अगर अच्छा है आपको याद है तो ये भी अप्रैल भी याद होगी, हो सकता है कभी किसी डेट पूछ ली। और IFCI का 1 अप्रैल 1948। 1 अप्रैल 1948। 1948। नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या किया है? राज्य वित्त लिमिटेड भी कर सकते हैं।
लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों के लिए लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों के लिए वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 सितंबर 1951 को 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया। 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया। जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना कर सकती हैं। राज्य वित्त निगमों की स्थापना कर सकती हैं। अब हेडिंग कीजिएगा सेल कंपनी। सेल कंपनी सेल कंपनी शब्द कभी सुना है आप लोगों ने? एक बिंदी रहेगा ना। हाँ, ये कंपनी बताएं। सेल कंपनी का आपने कभी सुना है शब्द? क्या होती है सेल कंपनी? सेल कंपनी जो बिकती है सामान सेल होती है। नहीं, सेल से बेचना मैं समझी, उसका नाम ही है सेल कंपनी। ये नहीं कि सामान बेचना है, सामान तो सारी कंपनियां बनाएंगी तो बेचेंगी, लेकिन ये सेल कंपनी क्या? सेल कंपनी को आप फेक कंपनी भी कह सकते हैं, जाली कंपनी भी कह सकते हैं। आप समझ में आ गया? सेल कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो केवल कागजों में रहती हैं। कागजों में उनकी स्थापना हो जाएगी, कागजों में ही उनका निवेश हो जाएगा, कागजों में ही उनका कारोबार चलेगा और उसी में सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन रियल में वो धरातल पर नहीं रहती। यानी कि जो पैसा होता है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ऐसी कंपनियों को कागजों में तो दिखाया जाता है, लेकिन जब उनका छानबीन किया जाता है तो पता चलता है कि ना तो ऐसी कोई कंपनी है कहीं, ना इतने का टर्नओवर है, ना निवेश है, ना कहीं कोई कर्मचारी है, कुछ भी नहीं है। केवल ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सेल कंपनियों को दिखाया जाता है और सरकार को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इस तरह से सरकार अगर बहुत अच्छे से इसको गहराई से जांच ना करे तो सरकार को पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई कंपनी धरातल पर है ही नहीं, और ब्लैक मनी को बहुत आसानी से जो लोग होते हैं वो वाइट कर देते हैं। नोट कीजिएगा सेल कंपनी। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कागजों में ही विद्यमान होती है। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में ही विद्यमान होती है। जो केवल कागजों में ही विद्यमान होती है। इसके पास ना तो अस्थायी कार्यालय होता है और इसके पास ना तो कोई अस्थायी कार्यालय होता है और ना ही अस्थायी कर्मचारी और ना ही अस्थायी कर्मचारी ना ही अस्थायी कर्मचारी।
पूरी तरह से फर्जी होती है। पूरी तरह से फर्जी होती है। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर्ड होती हैं। सामान्यतः रजिस्टर्ड होती हैं। व इनका एक बैंक खाता होता है। व इनका एक बैंक खाता होता है। और इनमें निवेश भी किया जाता है। और इनमें निवेश भी किया जाता है। इनमें निवेश भी किया जाता है। लेकिन इन कंपनियों में सामान्यतः उत्पादन कार्य नहीं चल रहा होता है। लेकिन इन कंपनियों में सामान्यतया उत्पादन कार्य नहीं चल रहा होता है। नहीं चल रहा होता है। हाईलाइट कीजिएगा। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन इन कंपनियों का प्रयोग काले धन ब्रैकेट में अवैध धन इन कंपनियों का प्रयोग काले धन ब्रैकेट में अवैध धन ब्रैकेट बंद को सफेद धन ब्रैकेट में वैध धन को सफेद धन ब्रैकेट में वैध धन बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। अब इसे आप ये कह सकते हैं कि काले धन को सफेद धन बनाने में किया जाता है या अवैध धन को वैध धन बनाने में किया जाता है। दोनों बातें एक ही हैं। अवैध को ही काला कहा जाता है और वैध को ही सफेद कहा जाता है। और काला धन का मतलब या ब्लैक मनी का मतलब ऐसी मनी जिस पर आपने टैक्स सरकार को नहीं दिया है, जिसका आपने टैक्स चुरा लिया है, छिपा लिया है, ऐसे धन को क्या कहते हैं? काला धन या अवैध धन कहते हैं। और जिस पर आपने टैक्स चुकाया है, जो सरकार की नजरों में है, उसे सफेद धन या वैध धन कहते हैं। ठीक ना? आगे लिखिएगा। वर्ष 2017 में कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा लगभग 2.10 लाख सेल कंपनियों के लगभग 2.10 लाख कंपनियों के इसको 2.10 लाख सेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया गया। सेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया गया। एवं इन कंपनियों के तत्वाधान में किए गए काले धन को एवं इन कंपनियों के तत्वाधान में किए गए काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। काले धन के खिलाफ लड़ाई सेल कंपनियों के नेटवर्क को काले धन के खिलाफ
लड़ाई सेल कंपनियों के नेटवर्क को तोड़े बिना कारगर नहीं हो सकती। काले धन के खिलाफ लड़ाई सेल कंपनियों के नेटवर्क को तोड़े बिना संभव नहीं हो सकती। बात समझ में आया? ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी खाता संख्या भी है, जहाँ पे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें कागजी कार्रवाई में है, लेकिन रियल में ना तो ये कहीं धरातल पे इनका कोई अस्थायी कार्यालय है, ना तो कोई रोजगार की इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बस ये रजिस्टर्ड रहते हैं और सब कुछ कागजों में होता है और काले धन को व्हाइट धन में कन्वर्ट या सफेद धन में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है यहाँ पे। और ऐसी कितनी कंपनियां 2.10 लाख कंपनियों को 2017 में इनके रजिस्ट्रेशन को क्या किया गया? रद्द किया गया। अब सोचिए इतने बड़े पैमाने पे 1-200 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, बल्कि कितने 2 लाख से प्लस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। सोचिए कितने बड़े पैमाने में इन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया होगा। अगर ऐसी कंपनियों को सरकार जांच करके नहीं खत्म करती है तो क्या वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोक पाएंगी? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, भारत में विदेशी पूंजी अंतर्वाह। भारत में विदेशी पूंजी अंतर्वाह। भारत में विदेशी पूंजी अंतर्वाह। इसमें हेडिंग कीजिएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बता सकते हैं? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसे कहते हैं? किसी को पता है इस शब्द के बारे में? चलिए नोट कीजिएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवेश वित्तीय संपत्तियों जैसे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों या संपत्तियों जैसे, निवेश वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि में किया जाता है। शेयर, इत्यादि में किया जाता है। ऋण पत्र को क्या कहते हैं? डिवेंचर। तो ये आ जाए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, एक ही बात है। शेयर, ऋण पत्र और बॉन्ड में क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। आदि में किया जाता है। इस प्रकार के निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस प्रकार के निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस प्रकार के निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यदि कोई निवेशक किसी वित्तीय वर्ष में, हाईलाइट कर लीजिएगा, यदि कोई निवेशक किसी वित्तीय वर्ष में वर्ष में 10% से कम निवेश करे तो, वित्तीय वर्ष में 10% से कम निवेश करे तो
से कम निवेश करे तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। पास में क्या है? यानी कि जो विदेशी लोग हैं जब वो भारत की कंपनियों में या भारत में स्थित कंपनियों के शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड में 10% से कम का निवेश करते हैं किसी वित्तीय वर्ष में, तब वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। यानी कि उनका जो हस्तक्षेप है वो उस कंपनी में नहीं रहेगा, ना के बराबर रहेगा। मोटिव सिर्फ अधिकतम लाभ कमाना है। यानी कि वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं निवेश? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। बिजनेस में कोई इंटरेस्ट लेना या हस्तक्षेप करना उनका मोटिव नहीं होता है। ऐसे निवेश को क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट हेडिंग, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशक, इसमें नोट कीजिएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों में विदेशी कंपनियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों में विदेशी कंपनियों एवं संस्थाओं को लिया जाता है। विदेशी कंपनियों एवं संस्थाओं को लिया जाता है जो भारत के वित्तीय बाजार, ब्रैकेट में प्राथमिक बाजार, एवं द्वितीयक बाजार ब्रैकेट बंद, द्वितीयक बाजार ब्रैकेट बंद में निवेश करते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाजार में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं विनिमय बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ब्रैकेट में सेबी, SEBI सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक है, यानी आपके विदेशी संस्थागत निवेशक का क्या मतलब होता है? जब कोई विदेशी संस्था या कंपनी भारत के वित्तीय बाजार में निवेश करना चाहती है तब इसे विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। और ऐसे कंपनी और संस्थाओं को पहले किससे परमिशन लेना होगा? कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा? सेबी उनकी जांच करेगी कौन से देश से आए हैं, कितना इन्वेस्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के पैसे को हवाला बाजार मतलब के द्वारा बाहर ले गए हों और उसी पैसे को फिर यानी कि ब्लैक मनी को, इंडियन ब्लैक मनी को वाइट करने तो नहीं आए हैं ये दूसरे रास्ते से।
तो बहुत सारे जांच पड़ताल के बाद ही सेबी इनको भारत के प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति देती है। तो भारत के प्रतिभूति बाजार का शीर्ष संस्था कौन हो गया? सेबी। और एमएसएमई क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने की शीर्ष संस्था कौन हो गया? सिडबी। कृषि क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने की शीर्ष संस्था क्या हो गया? नाबार्ड। और हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति बनाने का और बाकी बैंकों को पैसा उपलब्ध कराने का सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? आरबीआई। तो हर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बनाई गई है, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग कीजिएगा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लिश में कहेंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट कीजिएगा इसमें कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है, एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। हाईलाइट कीजिएगा। भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को, भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, 2013 की धारा 135 है ये धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है, के अधीन नियंत्रित किया जाता है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान
कीजिएगा, जिन कंपनियों का निबल मूल्य, जिन कंपनियों का निबल मतलब जानते हैं ना, सुनिबल निबल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, निबल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ से अधिक हो। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कितना जो है संपत्ति का क्राइटेरिया के अंतर्गत आ पाएंगे, यानी कि कितना होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए जो उसका निबल मूल्य है, यानी कि जो उसकी लागत है मूल्य, वो कितना होना चाहिए 500 करोड़। जो उसका कुल कारोबार जिसको टर्नओवर कहते हैं वो कितना होना चाहिए 1000 करोड़, और उसकी जो शुद्ध लाभ है वो 5000। अगर इतने का कोई कर रहा है काम, लाभ 5 करोड़ प्राप्त कर रहा है, टर्नओवर 1000 करोड़ का कर रहा है, लागत 500 करोड़ का कर रहा है, तो ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के तहत जो अमाउंट सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो क्या करना होगा, उन्हें पे करना होगा। और कौन सी कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, धारा 135 के तहत, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को, इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के, इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के, अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2%, पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2%, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। कहाँ पैसा लगाएंगे, ये शिक्षा का प्रसार करेंगे, भूख कुपोषण, हाँ प्रसार करेंगे, और भूख को समाप्त करेंगे, कुपोषण, कुपोषण हो गया, और आपका गरीबी हो गया, और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण। एकदम अंडरस्टैंडिंग का विषय है। अगर कोई बड़ी कंपनी है और वो कारोबार कर रही है
तो बहुत सारे वो ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन करती है जिससे पर्यावरण को हानि होता है, और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके बहुत सारा फायदा भी उठाती है। यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मिट्टी का, जल का, वायु का, या ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करती है और उससे बहुत सारा फायदा उठाती है, लेकिन वो क्या करती है, पर्यावरण को नुकसान भी करती है। तो इसलिए उसका भी उत्तरदायित्व पड़ता है कि वो पर्यावरण के प्रति, साथ ही उस कंपनी को स्टैब्लिश करने में उसमें बहुत सारे निवेशकों का, संस्थापकों का, कार्यकर्ताओं का, मजदूरों का और बहुत सारे इस तरह के लोगों का क्या है, योगदान है। ऐसे लोगों के प्रति भी उनका क्या कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो ऐसे में अगर वो कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है, मतलब कि वो टर्नओवर आपका 1000 करोड़ का कर रही है, निवेश आपका 500 करोड़ का कर रही है और उसका शुद्ध लाभ सालाना 5 करोड़ का है, तो पिछले 3 वर्षों के लाभ का औसत 2% उसे किस लिए देना होगा, शिक्षा के प्रसार के लिए, भूख कुपोषण गरीबी को दूर करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसी को क्या कहते हैं, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जो कंपनी अधिनियम 2013 के 135वीं धारा के तहत बनाया गया एक कानून है। बस समझ में आ गया ये। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक। रीडिंग कीजिएगा। भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख समस्याएं और बाधाएं। भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख समस्याएं और बाधाएं। इसमें पहला पॉइंट, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास के लक्ष्यों, लक्ष्य मतलब टारगेट, विकास के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर, औद्योगिक विकास के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर खास ध्यान दिया था, सेकेंड। लेकिन इसके बाद भी इस पर हमने काम जारी रखा, बट जो हम हमेशा लक्ष्य रखते थे और जो प्राप्त करते थे उसमें क्या आता था, भारी अंतर आ रहा था, हम उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक समस्या है कि उतना बढ़िया काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल, आधुनिक मशीनों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का अभाव, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल, आधुनिक मशीनों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का अभाव, आधुनिक मशीनों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों का अभाव। प्रौद्योगिकियों का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, यानी आज भी क्या है, कच्चे माल की कमी रहती है, आधुनिक मशीन और उन्नत जो प्रौद्योगिकी है अभी भी हमारे यहाँ उतना नहीं, जैसे चाइना, अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, ऐसे देशों के पास जितना ज़्यादा उन्नत प्रौद्योगिकी है, अभी भी हमारे पास उतनी उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं है, चाहे वो कृषि हो या उद्योग हो या आपका सेवा क्षेत्र हो। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे
बहुत सारे उद्यम हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं जिनका जो काम है वो बहुत ही निराशाजनक है। आप सभी को पता है जब कोई चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है तो लोग वहाँ भी थोड़ी शिथिलता दिखाते हैं, उतने एक्टिव नहीं रहते, उतनी जोश के साथ, उतने कर्मठता के साथ काम नहीं करते जितना प्राइवेट सेक्टर में होता। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के कोई भी फील्ड के कर्मचारी हो, आप देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत पर ही उन्हें प्रमोशन मिलता है, उनकी मेहनत पर ही उनका सैलरी इंक्रीज होता है, उनकी मेहनत पर ही उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी पोजीशन में। और अगर हर कोई मेहनत करेगा तो निश्चित ही उस संस्था का, उस उद्योग धंधे का विकास होगा। लेकिन अगर वो सरकारी है तो वहाँ भी लोगों को एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है और उन्हें पता है कि ये ही मिलने वाला है, और उतनी उनकी जवाबदेहिता भी नहीं रहती, उतना सरकार का दबाव भी नहीं रहता, उतनी मतलब एक तरीके से आप सब लोग समझ रहे होंगे जितनी भी सरकारी संस्थाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे उद्योग धंधे हो, कुछ भी हो, जो सरकारी है वहाँ पे व्यवस्था उतनी अच्छे से लोग नहीं कर पाते, क्योंकि लोग उतने सीरियसली वर्क मेहनत से नहीं करते। अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो निश्चित ही वो संस्था क्या होगा, उतना बढ़िया नहीं होगा। वही जो प्राइवेट सेक्टर होता है जहाँ पे लोगों के ऊपर दबाव रहता है, एक नियंत्रण रहता है, एक जवाबदेहिता बनती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो वो अच्छा निष्पादन करता है। अन्यथा क्या वजह है कि जो सरकारी चीज़ें हैं वो उतनी बढ़िया काम नहीं कर पाती हैं, तो ये भी एक बढ़िया ना काम करना भी क्या है, समस्या है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी एवं साख सुविधाओं का अभाव। पूंजी एवं साख सुविधाओं का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। नेक्स्ट, औद्योगिक रुग्णता की समस्या। औद्योगिक रुग्णता की समस्या। रुग्णता, रुग्णता मतलब अस्वस्थता, मतलब बीमार। औद्योगिक रुग्णता की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा। विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। एंड लास्ट पॉइंट, उद्यमशीलता का अभाव। उद्यमशीलता का अभाव। ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बोला, यानी कि उद्यमशीलता का अभाव मतलब लोग उतने वेल ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन जब उन्हें काम के लिए ढूंढिए तब वो आपके काम के नहीं मिलते, वो ट्रेंड नहीं होते, वो एक्सपीरियंस नहीं होते, वो उनमें कुछ इनोवेशन करने की क्षमता नहीं होती, या उन्हें बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं होता। और इसके अलावा और क्या क्या है समस्या? आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। आर्थिक शक्ति का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण की समस्या है। और इसके अलावा विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी कि अगर हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर नहीं बनाएंगे तो विदेशी जो वस्तुएं हैं जो अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा रही है उनके सामने हमारी वस्तुएं नहीं टिकेंगी, तो उनका डिमांड भी नहीं होगा, तो प्रतिस्पर्धा भी एक समस्या है। और कुछ औद्योगिक रुग्णताओं की समस्या। हाँ, ये तो आपको कल बताया था कि औद्योगिक रुग्णता क्या है, कौन कौन से कंडीशन है जब आप कहेंगे कि ये उद्योग रुग्ण है। और क्षेत्रीय असमानताओं की, मतलब ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ लेना, इसमें कोई शब्द आप लोगों को हार्ड लग रहा है, कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो तो बताएं, मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आप रीडिंग कीजिएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मानवी क्या है